साहब, सेवा की प्रदेश की संगठन मंत्री किरण जी, सीमा रावत जी और यहाँ आए हुए विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि साथियों, संचालन कर रहे हम लोगों के जो इस पूरी मुहिम में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, साथी प्रमोद पटेल जी। मित्रों, आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा और अखबार की आज सारे अखबार की हेडलाइन न्यूज थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अगर आप लोग ज्ञान व्यापी कहना छोड़ दे, मुस्लिम पक्ष ज्ञान व्यापी कहना छोड़ दे तो विवाद का समाधान हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चल रहा है, तो मैं संविधान आपके बीच में लेके आया हूं। ये संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया और आप सब के लिए, हिंदुस्तान के नागरिक होने के लिए लागू किया। संविधान की अगर आप प्रस्तावना पढ़ें, सेक्शन 1 पढ़ें, तो संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान के, भारत के हर नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की गारंटी की जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि आपको जिंदा रहने का अधिकार दिया गया है। ये गौरव जी ने जिसके बारे में आपसे कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी व्याख्या की तो उसने कहा कि सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जिंदा रहने का अधिकार है। माने उसका जीवन सम्मानजनक होना चाहिए। आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43 हम मजदूरों को पेंशन का अधिकार देता है, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार देता है, हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार देता है, स्वास्थ्य का अधिकार देता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश अगर संविधान से चल रहा है तो क्या आप गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हो? हमने इस अभियान के दौरान बहुत कम समय में साझा मंच बना है, हमने कोई बड़ा सम्मेलन नहीं बुलाया था। अगर हम बड़ा सम्मेलन बुलाते तो हमारे राम सुरेश जी की इतनी हैसियत है जो अध्यक्ष मंडल में बैठे हैं कि कुलियों को लाके पूरे हाल को भर देते, बाहर भी पंडाल भर जाता। हमारे प्रमोद जी की इतनी हैसियत है कि निर्माण मजदूरों को लाके हाल को भर देते। हमारी सीमा रावत जी की हैसियत है कि घरेलू कामगार महिलाओं को लाके हाल भर देती। कामरेड बबीता की इतनी हैसियत है कि आंगनबाड़ियां बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हो जाती। हमने यह सम्मेलन प्रतिनिधियों को बुलाया और हमें खुशी है कि बहुत कम समय में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, आगरा हो, सोनभद्र हो, मिर्जापुर हो, चंदौली हो, बनारस हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, गाजियाबाद हो, सुल्तानपुर से तो आई हैं, यहाँ विनय जी, यहाँ उन्नाव से लोग आए हैं, हरदोई से आए हैं, डॉक्टर बिहारी जी सीतापुर से आए हैं, अलग अलग जो लखनऊ के आसपास के जिले हैं उनका तो प्रतिनिधित्व तो है ही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से साझा मंच बना और बहुत सोशल मीडिया और अखबारों में जो खबर छपी, प्रिंट मीडिया ने जो खबर छापी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो खबर छापी, पूरे प्रदेश में लहर की तरह साझा मंच का विस्तार होते जा रहा है। और अब तक हमें यह सूचना है कि करीब 100 से ज्यादा संगठन साझा मंच के साथ इस मुहिम में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दिए हैं। हमने देखा कि पूरे देश ही नहीं, दुनिया में न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट ने अंग्रेजी में साझा मंच के पूरे आंदोलन को प्रकाशित किया और दुनिया के तमाम देशों तक आपकी इस मुहिम का संदेश पहुंचाने का काम किया। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि आप, ये वक्त की जरूरत है, ये किसी दिनकर का काम नहीं है
ये किसी प्रमोद पटेल, चंद्रशेखर, किसी रामेश्वर यादव का काम, संजय राय का काम नहीं है। ये वक्त की जरूरत है। और यह जो अभियान शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने का काम यह करेगा आने वाले समय में। दोस्तों, इसलिए इस अभियान की तैयारी के दौरान हमने देखा, आज हम आपके सम्मेलन में आए, लेबर ऑफिस के एक बड़े अधिकारी से मैं मिलने गया। उन्होंने कहा कि एक चीफ सेक्रेटरी से रिटायर्ड आदमी बीएन शर्मा, उनके घर वो मिलने गए। वो लेबर कमिश्नर थे जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। उन्होंने बताया कि जब हम मिलने गए उनसे तो उन्होंने कहा 3 तो ई श्रम कार्ड लाया और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि क्या इन मजदूरों को कुछ मिल सकता है। इसलिए चिंता सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत सारे लोग, मैंने कल पायनियर में बात की वीरेंद्रनाथ भट्ट से, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, 76 साल 80 साल उनकी उम्र होगी। कहने लगे कि अगर शरीर मेरा गवाही दिया तो मैं कल आऊंगा। यह जो मुहिम आप चला रहे हैं, ये मुहिम बेहद जरूरी है और मजदूरों के चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। इसके लिए मैं जो योगदान कर सकूंगा करूंगा। साथियों, हम घूम रहे थे इस अभियान के लिए, गए हम और प्रमोद गोमती नगर के लेबर अड्डे पे। केशव यहाँ बैठे होंगे, केशव मिश्रा जी। हम गए, मजदूरों से हमने पूछा कि क्या हाल है। आपको बताएं, 10 से 15 दिन महीने में उनको मजदूरी मिलती है। और कितनी मजदूरी? 450 रुपए से लेके 600 रुपए। लखनऊ में हमने एक मजदूर से पूछा, विजय कुमार नाम का बहराइच का मजदूर था। हमने पूछा कि भाई मकान का किराया कितना देते हो? तो 4,500 रुपए बिजली और कमरे का किराया वो दे देता है। टमाटर 200 रुपया किलो बिक रहा है, आटा 40 रुपया किलो बिक रहा है, अरहर की दाल 180 रुपया 200 रुपया किलो बिक रही है, सरसों का तेल 180 रुपया किलो बिक रहा है, लौकी जैसी सब्जी 60 रुपया किलो से लेके 80 रुपया किलो लौकी जैसी सब्जी भी बिक रही है। और चिंता मत करिए, सितंबर आने दीजिए, प्याज भी आपको रुलाने का काम करेगा, वह भी 100 रुपए किलो से ऊपर जाएगा। तब ऐसी हालत में मजदूर कैसे अपने परिवार का जीवन चलाएगा, कैसे अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करेगा? इस महंगाई में वो जीवन जी नहीं पा रहा। हमने बात की, गए हम यहाँ के पुराने लखनऊ के इलाके में, जरदोजी का जो काम कर रहे थे मजदूर, सलीम भाई यहाँ बैठे हैं, चांद भाई यहाँ बैठे हैं, होम बेस्ड वर्कर के आप लीडर हैं। चिकनकारी के मजदूरों से मैं मिला, 70% मजदूरों ने काम छोड़ दिया। और जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? ई रिक्शा, घंटा घर के पास ई रिक्शा चला रहे। घंटा घर पे अगर आप खड़े हो जाइए तो चील की तरह आपको ई रिक्शा दिखाई देगी। लड़कियां, मुस्लिम परिवारों में जो बुर्का नशीन लड़कियां हैं, अपने पेट को पालने के लिए वो लड़कियां ई रिक्शा चला रही हैं, अपने परिवार की जीविका चला रही हैं। कौन सा समाज आपने बना दिया? कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा। आंगनबाड़ी को किस कानून में लिखा है कि मनरेगा से भी कम मजदूरी का भुगतान किया जाए? 6,000 रुपए, 6,500 रुपए आप आंगनबाड़ी से काम कराती हो? ये मजाक नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? 1,500-2,000 रुपए से मिड डे मील वर्कर से काम कराते हो। 62 साल आंगनबाड़ियों का पूरा होता है, पूरी जिंदगी वो विभाग को दे देती है, किसी तरह से अपने बाल बच्चों का पेट पालती है। 62 साल उनकी उम्र होती है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हो। न उनकी ग्रेजुटी देते हो, न सवैतनिक अवकाश देते हो, न उनको पेंशन देते हो। ये संविधान से देश चल रहा है, ये मजाक नहीं बनाया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? हाई कोर्ट ने कहा मिड डे मील वर्कर को मिनिमम
जो भुगतान नहीं किया गया है उसका एरियर जोड़ के वो पैसा दिया जाना चाहिए। आज तक ये कानून, आज तक ये आदेश लागू नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में टाटा बिरला अंबानी के लिए कानून बने तो 5 मिनट में लागू होता है। अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े, 1 घंटे बाद जाइए पेट्रोल लेने, बढ़ा हुआ दाम देना पड़ेगा कि नहीं राधेश्याम जी? बढ़ा हुआ दाम आपको देना होगा। लेकिन मजदूरों के लिए इस संविधान से जो कानून बनता है वो कानून लागू नहीं होता। 2008 में असंगठित मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाया गया देश की संसद से। प्रमोद जैसे लोग लड़े सुप्रीम कोर्ट तक, 2016 में नियमावली बन गई, आज तक कोई योजना लागू नहीं है। 1996 में निर्माण मजदूरों का कानून बना, हम सब लोग लड़े यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। 2010 में योजनाएं बनी और आज क्या किया जा रहा है? उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जो साइकिल मिलती थी वो बंद हो गई, इलाज के लिए पैसा मिलता था बंद हो गया, लड़की की शादी के लिए पैसा नहीं मिल रहा, मर जाइए तो इतना कागज मांग ले रहे हैं कि पैसा ही आपको भुगतान नहीं होगा। आवास बनाने के लिए 1 लाख रुपए था, उसको बंद कर दिया गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए DIS DS से लिखवा के आइए, आपको कागज ही कागज भरना है और बड़ी मुश्किल में आपको पैसे का भुगतान नहीं होना है। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इसलिए हमारी मुहिम और कुछ नहीं है। हमारी मुहिम सिर्फ इतनी है कि भाई अगर संविधान हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, सरकार ये तय करती है, सरकार को ये तय किया जाता है कि वो हमारे जीवन की गारंटी करे। मैं सुनता हूँ मोदी जी को, मैं सुनता हूँ योगी जी को, बड़ी लाभार्थी की चर्चा करते हैं। हमने आयुष्मान कार्ड इतना बांट दिया, हमने आवास इतना बांट दिया, हमने गैस सिलेंडर इतना बांट दिया, हमने पेंशन इतनी बांट दी। लंबे लंबे आंकड़े बताए जाते हैं। हमने एक छोटी सी बात कही है कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप लाभार्थी का की सुविधा देने के प्रति ईमानदार हैं, तो जो 8 करोड़ 30 लाख मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है, इन सबको लाभार्थी का दर्जा दे दीजिए और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ दीजिए। हमने मांग उठाई है कि 5 लाख तक इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड सबका बनाइए, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे घरेलू कामगार हो, चाहे मिड डे मील हो और चाहे वो निर्माण मजदूर हो या और कोई हो। हमने सरकार से कहा है कि आप सबको प्रधानमंत्री आवास दीजिए ताकि वह शहर में अपनी जिंदगी को काट सके। हमने कहा है कि 5,000 रुपए पेंशन का भुगतान कीजिए, मिनिमम वेज का आधा दीजिए। हमने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि शिक्षा अधिकार कानून में बच्चों को मुफ्त पढ़ने का प्रावधान है, उस शिक्षा अधिकार कानून के तहत कक्षा 8 तक बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए। हमने ये कहा है कि जो बच्चे 6 साल के हैं आंगनबाड़ी केंद्र को प्रेस सेंटर के बतौर, शिशु पालना गृह के बतौर विकसित करिए और जो मजदूर हमारे काम पे जाते हैं उनके बच्चे और बच्चियों को 6 साल तक की उसमें पालने की व्यवस्था करिए ताकि वह काम कर सके। हमने कहा है कि लड़कियों की शादी के लिए आप कम से कम 60,000 रुपए अनुदान देने का काम कीजिए। मजदूरों का 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 2 लाख रुपए साधारण मृत्यु बीमा और 25,000 रुपए अंत्येष्टि, इसकी व्यवस्था करिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम प्रमुख सचिव महोदय से मिले थे, उनको हमने इस बात को समझाया, उन्होंने वार्ता आयोजित की। 18 तारीख को करीब मेरे ख्याल से 4 घंटा वार्ता चली। जितने यूनियन के प्रतिनिधि थे सबने अपनी बात रखी और 3 तारीख को बोर्ड की बैठक होने जा रही है। आज इस सम्मेलन के बाद हम लोग मांग पत्र देंगे PLC महोदय के माध्यम से प्रमुख सचिव श्रम को कोशिश करेंगे कि कल मिलकर उनको पूरी बात समझाई जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसको पूरा नहीं करती तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा। इसकी तैयारी हम लोगों को करनी है। दोस्तों, मैं
बीच में तारिक भाई क्या आ रहे हैं, इधर आ जाए तारिक भाई, इधर आ जाइए। आप श्रम कानून सलाहकार एसोसिएशन के प्रदेश यहाँ जिले के उपाध्यक्ष हैं। मैं तारिक भाई से चाहूंगा कि आप बैठे एडवोकेट हैं। साथियों, हमने ये कहा, संयुक्त युवा मोर्चा के प्रतिनिधि गौरव जी यहाँ बात कर रहे थे, 113 युवा संगठनों ने मिलकर देश के मुहिम शुरू की है, देश में रोजगार अधिकार अभियान की। और सरकार से हमने एक मांग की कि भाई आप रोजगार को कानूनी गारंटी बनाएं, आप कम से कम मिनिमम वेज पर, जहां हमारा घर है वहां से 25 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आप रोजगार की व्यवस्था करिए। और ये सरकार का दायित्व है, ये कोई हम अनोखी बात नहीं कह रहे हैं। दुनिया में तमाम देशों में यह कानून लागू है और भारतवर्ष में भी इस कानून को लागू किया जा सकता है। सरकार कहेगी कि पैसा कहां से आएगा? पैसा तो भाई है, 20 लाख करोड़ रुपया आप देश के 100 पूंजी घरानों का कर्जा माफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। पैसा नहीं है, पैसा तो है। सवाल इस बात का है कि पैसा खर्च कहां होगा? पैसा टाटा बिरला और मानी के लिए खर्च होगा या पैसा मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, व्यापारी के लिए खर्च होगा? इस बात का को तय करना होगा। आप कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, अरुण कुमार जैसे लोगों ने बताया कि अगर 1% सिर्फ टैक्स कॉर्पोरेट के ऊपर उत्तराधिकार कर लगा दिया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया जाए 1%, तो हिंदुस्तान के हर नागरिक के रोजगार की गारंटी की जा सकती है। ये कोई अनोखा साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आज क्या हो रहा है? मेरी रिपोर्ट नहीं है, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान की 40% संपत्ति हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास है और इस मुल्क के 50% लोगों के पास 3% संपत्ति है। कॉन्स्टिट्यूशन का 39 क्या कहता है? कहता है कि संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। लोहिया जी 1 और 10 की बात करते थे, आज जमाना आ गया 1 और 1 लाख का फर्क है। 10,000 रुपए से कम, मेरा आंकड़ा नहीं है, श्रम विभाग का आंकड़ा है, 10,000 रुपए से कम हिंदुस्तान का 93% वर्कर काम कर रहा है, अपनी जिंदगी चला रहा है। यह बात उठाई गई और कहा गया कि अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो आप बेकारी भत्ता मिनिमम वेज का 50% दीजिए। क्योंकि आप तारिक भाई, आप लोग वकील हैं, आपके ऊपर सबसे पहले आपकी गर्दन कटने जा रही है। पूरी दुनिया में एक नया खेल हो रहा है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया में आ रहा है, ये सबसे पहले डॉक्टरों की गर्दन काटेगा, सबसे पहले वकीलों की गर्दन काटेगा, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बेदखल करेगा। जो ब्रेन्स है उस ब्रेन को खत्म कर देगा और उसके बाद ये जब टेक्निकल काम में घुसेगा तो आप मजदूर से लेके, कुली से लेके, घरेलू कामगार, निर्माण कामगार सबको तबाह कर देगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की जरूरत है यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, यहाँ रोजगार गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। और दूसरी बात उठाइए, इसी कानून के तहत एक एक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एवोल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1970। उसके सेक्शन 10 में कहा गया कि परमानेंट नेचर के काम में आप ठेका मजदूर को लगाएंगे नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान में क्या स्थिति है? मैं गया राष्ट्रपति भवन, देश की संसद गया, वहां मैंने देखा कि वहां भी पैरा का जो काम कर रहा था वो ठेका मजदूर था। तो वहां से लेके और उद्योग तक, विभाग तक ठेका मजदूर से काम कराया जा रहा है और उसको इतनी कम मजदूरी, जिस काम का 70,000 रुपए आप पेमेंट कर रहे हैं वो काम आप 7,000
डाल रहे हैं। तो संयुक्त युवा मोर्चा ने कहा कि ठेका प्रथा का उन्मूलन किया जाना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, यह जो असंगठित मजदूरों का साझा मंच है, 19 अगस्त को युवाओं ने भी बैठक बुलाई है गांधी भवन में। आपके जो प्रतिनिधि हैं, आइए उत्तर प्रदेश में युवा का, मजदूर का, किसान का एक सम्मिलित आंदोलन खड़ा किया जाए। और ये इसलिए जरूरी है कि दोस्तों, ये देश में अब तानाशाही चल रही है। अब धरना, मीटिंग और आम सभा भी करने की हमको अनुमति नहीं है। कल ये सम्मेलन हम कर रहे थे, रात को 3 LIU का फोन आया कि आपने परमिशन दी है सम्मेलन की। अब आप बताइए कि अपने घर में बैठ के बदतही करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ी। ये अध्यक्ष है यहाँ, वो उपाध्यक्ष हैं, प्रमोद पटेल जी यहाँ के मेंबर हैं। अब बताइए कि अपने घर में इनसे कहा जाए कि आपको बात करने के लिए परमिशन नहीं होगी। यह हालत हो गई है और इसलिए हमने आपके बीच में कुछ प्रस्ताव रखे। हमने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। माननीय राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र हम लोगों ने आपको प्रिंट करा के दिया है। तय करिए कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के बीच में चला जाएगा, दस्तखत कराए जाएंगे और अक्टूबर के पहले सप्ताह में लखनऊ में राज्य सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें 75 जिलों से उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। अगले दिन चूंकि संविधान की रक्षा करने का दायित्व माननीय राज्यपाल का है, इसलिए सम्मेलन के अगले दिन राज्यपाल से मिला जाएगा और कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में यह जो अन्याय हो रहा है इसको रोकिए। और अंतिम बात आपसे कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो हालत यह है कि मिनिमम वेज का भी रिवीजन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से अगर उत्तर प्रदेश के मिनिमम वेज की आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि लगभग आधी मिनिमम वेज उत्तर प्रदेश के मजदूरों की है। बाजार के रेट से अगर आप तुलना करें तो उसकी सापेक्षता में भी बहुत कम है। 2019 से विधायक का, मंत्री का, सांसद का अगर वेतन निर्धारण करना होता है तो जल्दी जल्दी होता है कि नहीं होता? एक विधायक, एक सांसद 5 साल रहने के बाद पेंशन पाता है और उत्तर प्रदेश के मजदूरों का मिनिमम वेज आपने रिवाइज नहीं किया। ये क्या तरीका है? कौन सा रास्ता लेके चल रहे हैं? हमने कहा कि 2019 से यह जो आज 2023 चल रहा है, लंबित है 2019 से, अगर इस मिनिमम वेज का रिवीजन नहीं किया गया तो इस पर भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और दोस्तों, घरेलू कामगार हमारी जो महिला है, ILO के कन्वेंशन में आपने स्वीकार किया 2012 में कि घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाया जाएगा, लेकिन आज तक कानून नहीं बना। और संजय जी बहुत चिंतित रहते हैं। अंतिम बात उनकी कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इस सूचना क्रांति के दौर में एक नया वर्कर सेगमेंट आया है, उसका नाम है गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, जो जोमेटो में काम करता है, जो ओला और उबर में काम करता है। इसके लिए न तो कोई नियम है ना कानून है। राजस्थान की सरकार ने एक अभी कानून बनाया और मैं चाहता हूं कि देश में जितने भी गिग वर्कर्स हैं इनके लिए भी कानून बनाया जाए। और ई रिक्शा चालकों का जो पुलिस उपयोग हो रहा है, अकरम भाई, अब आप अकेले नहीं है। अगर पुलिस का डंडा आपके ऊपर चलेगा तो साझा मंच आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक सुना।